Good morning, class. So now after the topic connected bodies, the new topic will be started. और उस टॉपिक से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो टॉपिक था आपका मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, उसके जो न्यूमेरिकल्स थे दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल्स आपके जो है वो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी सी करनी है क्योंकि उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लाइव क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हमें स्टार्ट करना है अपने न्यू टॉपिक से, और जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज व्हाट, वो है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है हमारा टॉपिक, उसको आज स्टार्ट करना है। वो टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन नाइन्थ में भी थोड़ा सा, या एट्थ में मुझे लगता है फ्रिक्शन का थोड़ा सा पोर्शन था और आपने पढ़ा है। तो सभी को पता है एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है, क्या चीज़ है फ्रिक्शन। और बीच बीच में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता रहता था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो बॉडीज है, जो हमने देखा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो अर्थ पर ठीक से पूरी तरह से, जो उसका दूसरा पार्ट था, मतलब जो बॉडीज मोशन में है उनका मोशन मेंटेन्ड नहीं रह पाता है और उनका वो लास्ट में रेस्ट में आ जाती हैं। तो जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि जिस स्टेट में है उनको उसी स्टेट में बने रहना चाहिए। तो उसका जो रीज़न था कि वो चलती हैं तो चलती रहना चाहिए थे, लेकिन रुक क्यों जाती हैं, तो उसका आंसर आपने दिया था बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जब वो स्लाइड करते हुए चलती है, एक बॉल है फ्लोर पे रोलिंग करते हुए चल रही है, फ्लोर के कांटेक्ट में है, टच कर रही है, तो इसका मतलब कि जब दो चीजें एक दूसरे को टच करते हुए चलती हैं, चल भी रही हैं, और उनमें से कोई एक भी मोशन में हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन टच करते हुए चल रहे हैं, उनके जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तब उस कंडीशन में वो सरफेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और वो एक ऐसा फोर्स होता है दैट विल अपोज द मोशन ऑफ द बॉडीज, उनके मोशन का अपोज करता है, और इसीलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो है ये अर्थ है, ग्राउंड है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक बॉक्स रखा है। ठीक है, ये बॉक्स है जिसका मास m है, फ्लोर के ऊपर रखा है, इस पे हमने फोर्स लगाया। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, या फिर इधर भी दिखा सकते हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन है। F फोर्स से इसको इधर पुल किया जा रहा है। तो इस जगह पर, किस जगह पर, जहां पर दोनों चीजें बॉक्स और फ्लोर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस वाले पोर्शन में एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, जो गिवन एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इधर, इसके जस्ट अपोजिट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमेशा ये जो फ्रिक्शन होता है इसको सरफेस पे शो किया जाता है। जैसे ये वाला फोर्स है, इसको तो आप बॉक्स पे, ब्लॉक पे लगा हुआ दिखा रहे हैं, और मैंने आपको हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में भी समझाया था कि फ्रिक्शन जो होता है उसको हमेशा ग्राउंड पर दिखाते हैं, अर्थ पर दिखाते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ये है। तो ये देखिएगा, ये फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये फोर्स है, इसका अपोजिट ये है फ्रिक्शन। और इसका सिंबल जो है, सिंबल कैसे बनता है, स्मॉल f बनता है। ओके, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बाकी सब कुछ फोर्स के जैसा है। जैसे कि इसकी जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो न्यूटन, बाकी जो चीजें हैं वो भी फोर्स के जैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़े वो भी फोर्स के जैसा होगा। तो कुल मिलाकर ये फ्रिक्शन होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का सभी को पता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि बॉडीज के मोशन को रोक भी दे। जैसे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अब वो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस वाली बात आ गई कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू अगर फ्रिक्शन से कम हो गई, फ्रिक्शन से कम है, अब ये भी डिस्कस करेंगे हम, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, किस चीज से फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो क्या होता है, बॉडी रुक जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, वो कम है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ये क्या काम कर रहा है, रोकने का कर रहा है। अगर बराबर है तो देखते हैं क्या होता है, अभी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शन से तो मोशन मेंटेन रहेगा। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, अब जो है, अब हम आते हैं प्रॉपरली हाउ टू राइट द डेफिनेशन, क्या होती है फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ठीक है,
तो डेफिनेशन लिखने में थोड़े से वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन द बॉडीज, या फिर कह सकते हैं कि व्हेन द वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, when a body moves or tends to move over the surface of other body, okay? तो जैसे ये वाली जो बॉडी है, ये इस बॉडी मतलब ये जो अर्थ है इसकी सरफेस के ऊपर चल रही है, तो when a body moves or tends to move over the surface of other body, then a force of friction, then force बोलेंगे क्योंकि फ्रिक्शन तो हम डिफाइन कर रहे हैं, then a force comes into play, a force comes into play which opposes the relative motion, वर्ड आएगा यहाँ पर रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मीन्स हुआ यहाँ पर कि दोनों में से एक भी मोशन में हो सकता है, रिलेट कंपेयर करना जैसे आपको बताया गया था, तो दोनों में से एक भी मोशन में हो सकता है, दोनों भी मोशन में हो सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो रिलेटिव मोशन, तो दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, ओके। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, या तो मूव कर रही हो या टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव का मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स तो लग रहा है, चलने की कोशिश कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही है, तो फ्रिक्शन उस कंडीशन में भी लगा है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, देन अ फोर्स कम्स इनटू प्ले which opposes the relative motion between the two bodies। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, ओके। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको डायग्राम भी ये वाला भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। आपने कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, कंपोनेंट्स का मतलब कि कभी भी अगर फोर्स इंक्लाइंड होता है या कोई भी चीज इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो फ्रिक्शन एक्चुअली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ना होकर एक गिवन फोर्स का कंपोनेंट होता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, बॉडी किस पे चल रही है, बॉडी सरफेस पे कैसे चलने की कोशिश कर रही है, इधर चलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी यहाँ पर है एक्शन करेगी। एक्शन मतलब बताया था आपको, लिविंग थिंग्स, जो भी चलने की कोशिश कौन कर रहा है, लिविंग थिंग्स, तो वो एक्शन जो है इधर लगा रही है, तो एक्शन का जस्ट अपोजिट हुआ रिएक्शन, और रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं ये और ये, ठीक है। तो आपको पता है कि रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चलने में हेल्प करता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या काम करता है, वेट बैलेंस करता है। इसी तरह से एक्शन के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एक्शन का दैट इज इक्वल टू वेट, वही तो वेट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन। तो ये देखिए जस्ट मोशन के अपोजिट आपको जो कंपोनेंट मिल रहा है वो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक्चुअली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स का कंपोनेंट है, और अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, अपना वेट बैलेंस कर पाएंगे। देखा हो आपने स्लिपरी जो ग्राउंड्स होती हैं उन पर फ्रिक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी स्मूथ चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिन पर जो है कोई भी रफनेस नहीं है, तो वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन रफनेस से इंक्रीज होता है, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली कंपोनेंट है फोर्स का, किसका, एक्शन फोर्स का, ठीक है। तो इतना आपको नोट करना है, नोट इट डाउन। सो अब आते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों पर। जैसे सबसे पहले फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं मैं यहाँ लिखा दूंगी, आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। कौन से 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है आपका कि फ्रिक्शन जो है दैट doesn't depend on area। फ्रिक्शन जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन इंक्रीजेस ओवर
द एक्स्ट्रा पॉलिश्ड या एक्स्ट्रा स्मूथ, एक्स्ट्रा पॉलिश्ड और एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस। ओके, तो दो पॉइंट्स क्या आपको दिमाग में रखने हैं कि फ्रिक्शन क्या कभी भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी एक डायग्राम में मैंने दिखाया था कि ये सरफेस है और ये इसमें ब्लॉक रखा है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना ही तो हुआ। ये जो मैंने डार्क कर दी लाइन, ये क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है। तो क्या अगर ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा सा ब्लॉक ले लें, बड़ा एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया तो फिर फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा? क्योंकि माइंड में आप सभी के ये है भाई फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन की सबसे पहली थ्योरी पर आते हैं, ये कैसे समझ में आएगा। ये तो एक जो है वो प्रैक्टिकल चीज है। लग रहा है आपको कि मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे, फ्रिक्शन मतलब एक फोर्स लग रहा है, जितनी सरफेस टच में है उतनी सरफेस पे लग रहा है, सरफेस ज्यादा टच में आ जाएगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ऐसा लग सकता है कि फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी सरफेस कांटेक्ट में है उतना ही फ्रिक्शन भी ज्यादा है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके लिए एक थ्योरी है। ठीक है, वो थ्योरी क्या है कि जैसे सरफेसेस ये जो है ना, ये दो सरफेसेस, एक तो ब्लॉक की और दूसरी फ्लोर की, ये ऐसे करके एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, ज्वाइन हो गई ऐसे करके, तभी क्या होता है कि फ्रिक्शन लग रहा है और इस फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक हो सकता है आगे मूव करना बंद कर दे। थोड़ी देर तक स्लाइड कराया, चला, फिर आगे रुक गया, जैसे ही फोर्स हटाया वैसे ही रुक गया। इसका मतलब ये ऐसे करके इनके बीच में फोर्स लगने लगे और उन्होंने मोशन को स्टॉप कर दिया। तो एक्चुअली ये दिखने में आपको लग रही है बिल्कुल फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये सरफेसेस फ्लैट होती हैं। इन सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए किसी भी चीज को जो सीधी दिखाई दे रही है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बिल्कुल सीधी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। अगर जो है वो बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस हो तो उसमें इरेगुलरिटीज थोड़ी कम हो जाएंगी, माइन्यूट हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल फ्लैट सरफेस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके सरफेसेस जो है होती हैं एक्चुअली, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ऐसे होती है। सरफेस 1 है, ठीक है, ये वो वाली सरफेस है नीचे जो कि इसके कांटेक्ट में आई और जिसकी वजह से मोशन हो गया स्टॉप। ये कौन सी सरफेस है, ये 2, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। ओके, अब पहले वाली एक एंशिएंट थ्योरी थी, एक मॉडर्न थ्योरी थी, दोनों में डिफरेंस है। मॉडर्न वाली जो है वो एप्लीकेबल है और एंशिएंट वाली फेल हो गई थी कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि उसमें ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। सबसे पहले एंशिएंट थ्योरी की बात करते हैं। ये कुछ भी लिखना नहीं है आपको, ये दो पॉइंट्स बस लिख लीजिएगा, थ्योरी वगैरह नहीं बतानी, अपने माइंड में रखना है। थ्योरी समझने से बस ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एंशिएंट थ्योरी ये थी कि कहा जाता था कि सरफेसेस जो है उनमें रेगुलरिटीज होती हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। इट इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है। एंशिएंट थ्योरी में भी ये बात सच थी क्योंकि देखा गया था माइक्रोस्कोप से। अब तो जब दो बॉडीज एक दूसरे पे चलती हैं तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो रुक जाती हैं, कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो उसमें एंशिएंट थ्योरी में ये बताया गया था कि इरेगुलरिटीज का मतलब ऐसे पीक्स और वैलीज बन जाती हैं, दोनों में बनी होती हैं सरफेसेस में। जब वो चलती हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक की वैली में दूसरे की पीक इस तरह से फिट हो जाती है। जब ये फिट हो गई तो आपने देखा अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आप बना के तैयार करें, एक में वैली एक में पीक, और जहां ऐसा आ जाएगा तो वहां तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो वैली और पीक फिट हो जाती हैं और फिर जब ऐसा होता है तो फिर दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए एक फोर्स नेसेसरी होगा जो कि इस सिचुएशन से इनको बाहर निकाल सके, और इसलिए जो है फ्रिक्शन लगता है। एंशिएंट थ्योरी ने ये बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस पॉइंट की बात आई, पता चला कि फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है एरिया पे। एंशिएंट थ्योरी की बात करें तो भाई जितनी बड़ी सरफेस उतनी ज्यादा पिक्स वैलीज, उतनी ज्यादा जो है वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में फिट हो जाएंगी, तो फिर और ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये पता चला कि चाहे इतना बड़ा एरिया चाहे इतना बड़ा एरिया, फ्रिक्शन उतना ही रहता है जितना है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये थ्योरी फेल हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, अब हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब फिर से हमने डायग्राम सेम बनाया, सेम डायग्राम बनाया, बस रखने की पोजीशन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। ये हमारी सरफेस 1 और ये नीचे सरफेस 2।
दिस इज सरफेस 2, ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे वाली कंडीशन नहीं आती क्योंकि ये साइंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो रही ना, पीक्स वैलीज एक दूसरे में फंस जाती है, इतनी बड़ी बड़ी पीक्स वैलीज नहीं होती हैं कि ऐसे करके होल्ड हो जाए और उसके बाद आगे मोशन ना हो पाए। एक्चुअली होता ये है, और उसमें कोई क्वांटिटी भी ऐसी नहीं है कि फोर्स किससे रिलेटेड है, एरिया का कोई टर्म आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ हम प्रॉपरली फॉर्मूले से एक्सप्लेन करेंगे जो कि मॉडर्न थ्योरी है उसमें। तो उसमें मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन होती है, पीक्स वैलीज के अंदर नहीं आती हैं, बल्कि पीक और पीक जहां भी टच में आ रही हैं, ये आप पीक पीक कह सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स कह सकते हैं, ये जहां भी पीक्स भी हो सकती है, नीचे वाले की पीक है, ऊपर वाले की भी अपोजिट डायरेक्शन में पीक आ रही है, ये वाले पॉइंट्स जहां पर कांटेक्ट में आए वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला प्रेशर का याद है आपको, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि आपने ये पढ़ा था, जब एरिया बहुत कम होता है, एरिया जब बहुत ज्यादा लेस हो जाता है तो अपने आप से प्रेशर बढ़ जाता है उस पॉइंट पे। नाइफ वाला केस याद है कि नाइफ जो शार्प होती है वो बेटर कटिंग करती हैं, क्योंकि शार्प नाइफ की जो एजेस होती है उनका एरिया बहुत कम होता है। इसी तरह से आप इस वाली सिचुएशन को देखिए, ये वाले जो पोर्शन है इनका एरिया बहुत कम है, बहुत छोटी सी जगह कांटेक्ट में आ रही है। इसको देखें तो पूरी इतनी जगह पे कांटेक्ट में है, ये पूरा ही कांटेक्ट में है। इसे एक्सप्लेन नहीं, इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा एरिया दोनों का, दोनों सरफेसेस का एक छोटा सा एरिया कांटेक्ट में आता है, तो उस एरिया पे इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगता है कि उन जगहों पर आपने एक फोर्सेस पढ़े थे, याद हो अगर आपको, नहीं है तो मैं रिकॉल करा दे रही हूँ। दो टाइप के फोर्सेस थे, एक फोर्स कहलाता है कोहेसिव, अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक फोर्स होता है कोहेसिव, दूसरा फोर्स होता है एडहेसिव। कोहेसिव एडहेसिव, को वर्ड मीन्स होता है सेम, तो कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है जो सेम मटेरियल से बने सब्सटेंस होते हैं, जैसे एक वुड का दूसरा भी वुड का सब्सटेंस, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो वुड वुड के साथ में ऐसे करके आप स्टिक करके रख सकते हैं। पानी को पानी के साथ में मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो मिक्स नहीं हो रहा हो, प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। जबकि पानी और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो को का मतलब जब सेम टाइप के मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो ज्वाइंट हो जाते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोहेसिव फोर्स कहलाता है। क्लियर? कोहेसिव का मतलब सेम टाइप के मटेरियल, वुड वुड हो गया, वाटर वाटर हो गया, ग्लास ग्लास हो गया, इस टाइप के, तो वो कोहेसिव फोर्स। जब दो अलग अलग तरह के मटेरियल कांटेक्ट में आए, जैसे कि वाटर और वुड, तो क्या वाटर वुड को वेट कर सकता है? यस, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स और वुड के पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शनल फोर्स है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो वो कहलाता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दोनों फोर्सेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब ये वाले एरियाज कांटेक्ट में आते हैं तो एरिया बहुत कम है, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इन वाले पॉइंट्स पे। जब प्रेशर ज्यादा है तो इन पर जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एकदम से प्रेस हो जाते हैं, और इनके सरफेसेस के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं, चाहे वो कोहेसिव है चाहे वो एडहेसिव फोर्स है, उनकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब इस तरह से हो जाते हैं ये वाले पॉइंट्स, जैसे इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब ये ऐसा लॉक बन गया कि जिसको बिना एक्सटर्नल फोर्स के खोलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इस तरह का कनेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये P लिखा है आपने, ये एक्चुअली तो प्रेशर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ हम P को कंसीडर कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स, फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स नहीं, एडिसिव या कोहेसिव फोर्स, और ए मीन्स है एरिया। तो फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, कोहेसिव फोर्स या एडिसिव फोर्स और एरिया, ठीक है। तो आपने ये कहा कि जैसे ये कांटेक्ट में आए वैसे ही क्या हुआ कि इंटरलॉकिंग हो गई, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और वो ज्वाइंट हो गए। और अब क्या हुआ, बल्कि फ्रिक्शन से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये मत सोचिए, प्रेशर ही कंसीडर कर रहे हैं हमने। प्रेशर से मतलब बनाया कि प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग हो जाती है इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। अब कहते हैं, अब देखते हैं कैसे एरिया का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर रिजेंबल्स टू फ्रिक्शन, प्रेशर की वजह से ही फ्रिक्शन बना है क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई थी। तो देखिए अब अगर आपने एक चीज पढ़ी कि अगर ऐसा हो जाए कि एरिया अगर बढ़ा और साथ साथ ये चीज भी इंक्रीज हो गई, जब रेशियो पूरा इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा होता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी हो रहा है कि अगर अब हमने क्या किया, अब ध्यान से इसको देखिएगा, पहले ये 1 2 3 4 इंटरलॉकिंग्स बनी थी, इनके अकॉर्डिंग जितना भी फ्रिक्शन होगा 4 इंटरलॉकिंग्स के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब हम एक चीज चेंज करते हैं, अब हमने क्या किया, अब हमने एरिया बढ़ा दिया, हम देखते हैं एरिया का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो इस तरह से ऐसे करके डायग्राम चेंज हो गया, है ना। पहले यहाँ तक था, अब जब हमने ऐसे कर दिया तो ये 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो गए, आप कह रहे हैं एरिया इंक्रीज हो गया, तो पहली चीज तो इतना एरिया बढ़ा, तो जब एरिया बढ़ा तो एरिया के हिसाब से कोहेसिव या एडिसिव फोर्स भी तो इंक्रीज हो गया, ये ए बढ़ा तो एफ भी बढ़ा। देखिए पहले हमारे पास 1 2 3 4 इंटरलॉकिंग्स थी, अब हमारे पास 5 और 6 इंटरलॉकिंग्स भी बढ़ गई, यानी कि फोर्स भी इंक्रीज हो गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब एरिया इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, कोहेसिव या एडिसिव, और वो जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, यानी कि प्रेशर रिजेंबल्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट रहता है। क्लियर, प्रेशर की वजह से ही फ्रिक्शन लग रहा था, वो भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है पहली चीज क्लियर हो गई कि एरिया ऑफ कांटेक्ट का किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कैसे, हाउ, तो फिर आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद जो सेकेंड वाला पॉइंट था वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सेकेंड पॉइंट हमारा है क्या कि फ्रिक्शन इंक्रीजेस ओवर द एक्स्ट्रा स्मूथ और एक्स्ट्रा पॉलिश्ड सरफेसेस। तो वैसे आपने पढ़ा है कि जब वो सरफेसेस एक्स्ट्रा पॉलिश्ड होती हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ होती हैं, उनमें तो फिर ऐसा होना चाहिए कि पॉलिशिंग से फ्रिक्शन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रफ सरफेस तो फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि रफ में इरेगुलरिटीज ज्यादा है ना, क्योंकि रफ में ऐसा हो सकता है ऐसे करके ये इरेगुलरिटीज बनी, आपने पॉलिश कर दी, छोटी और हो गई, ठीक है। फिर आपने और करी तो फिर इसका मतलब कि जो रफनेस है वो कम हो रही है पॉलिशिंग से, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन भी थोड़ा कम हो रहा है पॉलिशिंग से। ओके, तो इसका मतलब पॉलिश कर देने से फ्रिक्शन की वैल्यू को कम किया जा सकता है। इसीलिए देखा होगा कि जो पॉलिश्ड चीजें होती हैं, जैसे पहले के टाइम में जो फ्लोर होता था वो वैसा होता था, सीमेंटेड नहीं होता था। आजकल सीमेंटेड फ्लोर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्लिपरी ज़्यादा होता है, उसको जब क्लीनिंग करते हैं चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइनिंग होती है उसमें। तो इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी घट जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को कभी कभी जब वो गीला होता है, वेट होता है, तो हमें अपने आप को बैलेंस करना भी मुश्किल होता है, टाइल्स पे या पत्थरों पर चलना मुश्किल होता है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है, ये पॉइंट तो उसका उल्टा बता रहा है कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा स्मूथ, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, एक्स्ट्रा पॉलिशिंग हो गई उस पर, तो लिखा फ्रिक्शन इंक्रीज, यानी कि उल्टा केस भी हो सकता है। पहले रफ था, पॉलिशिंग करी, फ्रिक्शन कम हुआ, और पॉलिशिंग बहुत ज्यादा करते गए तो फिर क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। दिस इज द केस, रियल में ऐसा होता है, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले इस पॉइंट को नोट करिए, हेडिंग लिखिए इसको, फिर हम बनाते हैं इसका डायग्राम। इसको भी मैं इरेज कर दे रही हूँ, इसका भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट डायग्राम बना लीजिएगा आप रफली, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की, यानी कि फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस पर। तो देखिए पहले वाले केस में हमने कहा था कि सरफेस जो है वो इस तरीके की थी, जब हम एक्स्ट्रा पॉलिशिंग कर देते हैं तो हमेशा याद रखिए कितनी भी आप पॉलिश कर दें, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इरेगुलरिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाए। पहले वाले केस में इरेगुलरिटीज इतनी थी, मान लीजिए ये डायग्राम में बना रही हूँ, ठीक है, कितनी इंटरलॉकिंग्स बन रही हैं, 1 2 3 4 इंटरलॉकिंग्स बन रही है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। एरिया देखिए उतना ही है। अब इसके नीचे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ सेम एरिया लेकर, सेम एरिया,
लेकिन इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया। एक्स्ट्रा स्मूथ करने से क्या हुआ, इरेगुलरिटीज छोटी छोटी बनी, कम कम बनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एरिया मुझे इतना ही रखना है। ठीक है, ये देखिए ऐसी हो गई सरफेस, इरेगुलरिटीज खत्म नहीं हुई, इस तरीके की हो गई। पीक्स वैल्यूज जो थी जितनी गहरी बन रही थी उतनी ही बन रही है। ऐसे करके डायग्राम को थोड़ा अच्छे से अब यहाँ काउंट कर सकते हैं। अब एरिया का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ये है, एरिया में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब सिर्फ इसमें चेंज हुआ, ये किसको रिजेंबल कर रहा है, फ्रिक्शन को। अब देखिए पहले 1 2 3 4 इतनी इंटरलॉकिंग्स थी, उसके हिसाब से फ्रिक्शन लग रहा था। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जस्ट डबल हो गई इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग्स। तो इसका मतलब कि अब क्या हुआ, फोर्स जो लग रहा था कोहेसिव या एडिसिव वो इंक्रीज हो गया। और जब फोर्स इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली ये चीज तो कांस्टेंट है, जब ये इंक्रीज हुआ अकेला तो इट विल इंक्रीज दिस प्रेशर, मींस क्या हुआ, फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। तो जब हम एक्स्ट्रा पॉलिश कर देते हैं तो एक्चुअली सरफेसेस फ्लैट नहीं हो जाती हैं, बल्कि क्या होता है, उनकी इरेगुलरिटीज बहुत छोटी छोटी बनती हैं। इस वजह से इंटरलॉकिंग्स वाले पॉइंट बहुत पास पास मिलने लगते हैं। पहले वाले केस के जस्ट डबल हो गए और इसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आएगा, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक है कैटेगरीज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के टाइप्स तो 3 हैं, जिसमें फ्रिक्शन किन किन कंडीशंस में एक्ट करता है। जब चीज रुकी हुई होती है तब भी फ्रिक्शन लग सकता है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स कम है, हो सकता है ऐसा हो। जब चीज जो है वो जस्ट मोशन स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब दोनों बैलेंस हो गए, एक्सटर्नल और फ्रिक्शन। जब चीज चल रही है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है। तो इसके हिसाब से 3 फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुकी हुई चीज पे लगने वाला, एक लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग का मतलब जहां जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ, एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब मोशन, तो जब चीजें चल रही हैं उन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक। एक होती है कैटेगरीज ऑफ फ्रिक्शन। कैटेगरीज में 2 टाइप का फ्रिक्शन आता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जो चीजें ऐसी हैं जिनमें व्हील्स नहीं है, ऐसे स्लाइड करके वो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चल रही है, तो फ्रिक्शन कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोलिंग करती हुई चलती है, उसके व्हील्स लगे हैं तो रोलिंग करके चलना आसान है, तभी तो व्हील की इन्वेंशन हुई थी। तो जो रोलिंग बॉडीज होती हैं उनका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, स्लाइडिंग बॉडीज के। तो रोलिंग वाली जो बॉडीज होती हैं उनका फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग वाली बॉडीज का फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमेशा जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज समवेयर लेस इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो कैटेगरीज में स्लाइडिंग रोलिंग आता है, टाइप्स में स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। ठीक है, तो ये जो आपके टाइप्स हैं थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न। ओके।